Hello everyone, welcome you all at Lokesh Sir Unlimited Study Zone, and this is lecture number 4 of the topic teaching and learning process. तो teaching और learning की main process, okay, teaching. तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का ये लेक्चर नंबर 4 है। आइए देखते हैं क्या सीखना है हमें आज के लेक्चर में। और आज के लेक्चर में हम आपको सिखाने जा रहे हैं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के विभिन्न आयाम। ओके, तो टॉपिक है, टॉपिक नोट करिए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के विभिन्न आयाम। ओके, आयाम मतलब क्या होता है भाई? आयाम मतलब एक स्टेप वाइज क्लासिफिकेशन होता है। पहले ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, या इसको कह सकते हो हिंदी में चरण। ओके, डिफरेंट स्टेप्स ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। तो भाई होता क्या है कि जो शिक्षक होता है अपने शिक्षण कार्य को प्रभावशाली बनाने के लिए, सरल एवं नियमानुसार बनाने के लिए, ठीक है ना, सरल बनाता है, नियम से बनाता है, विभिन्न विधियों का प्रयोग करते हैं। और शिक्षण नियम विद्यार्थी एवं शिक्षक दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से संबंधित कुछ नियम मैं आपको बता रहा हूं, जो कि निम्न प्रकार हैं। भाई शिक्षण मतलब किन नियमों को फॉलो करेगा? अधिकतर यही नियम चलते हैं। तो सबसे पहला नियम है सरल से जटिल। सरल से जटिल, आपने बीएड के टाइम में पढ़ा भी होगा कि सरल से जटिल का नियम यूज हुआ करता है। ओके, तो शिक्षक को शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों को पहले कौन कौन सी बातें बतानी चाहिए? पहले सरल सरल बातें बतानी चाहिए जो एक ही क्रम में हो, अर्थात पहले गिनती करवाओ, फिर पहाड़ा, फिर जोड़, फिर घटाओ इत्यादि, है ना। इस तरीके से आपको सरलता से लेके जटिलता की ओर चलना चाहिए। तो पहला नियम बनता है सरलता से, सरल से जटिल का नियम। सेकेंड पॉइंट पढ़ते हैं, ज्ञात से अज्ञात का नियम। मतलब शिक्षक को शिक्षण के समय पहले विद्यार्थियों को पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु से संबंधित जानकारी देना चाहिए जो उनको खुद पता हो। उस पश्चात जिससे कि बच्चों का इंटरेस्ट क्लियर हो जाए, एंड देन उसके बाद जो है विषय वस्तु को आधार बनाते हुए नवीन जानकारी की न्यू इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। तो जो दूसरा नियम मैंने बताया वो कौन सा बताया? ज्ञात से अज्ञात का नियम। ओके, नोन टू अननोन, ज्ञात से अज्ञात का नियम। चलिए थर्ड पॉइंट डिस्कस करते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है? विश्लेषण से संश्लेषण। ओके, विश्लेषण से संश्लेषण। अब देखो, विश्लेषण और संश्लेषण का मतलब क्या है? संश्लेषण का मतलब होता है बनाना, और विश्लेषण का मतलब होता है तोड़ना, उसको पहले ब्रेक करना। विश्लेषण से संश्लेषण। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो, इसको समझने के लिए बेस्ट टेक्निक तो मैं यही समझूंगा कि आपके पास कोई टॉय रखा हुआ है, पहले ये ए लिखा हुआ है, छोटे बच्चे की बात करूं, ये बी लिखा हुआ है, पहले सी लिखा हुआ है। तो ये बच्चे को ये आप क्या पजल टॉय दे दो, तो ये टॉय तोड़ करके क्या इसको ए को अलग कर देगा, बी को अलग कर देगा और सी को अलग कर देगा। देन इसके बाद वो खुद मिला करके इसको बना देगा। तो जब ये बनाता है तो दैट इज कॉल्ड, ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा संश्लेषण। और ये जो तोड़ दिया दैट इज कॉल्ड विश्लेषण। ओके, एनालाइट करना, एंड दिस सिंथेसिस, एनालिटिक टू सिंथेसिस। तो पहले उसको आपको विश्लेषण यानी कि एनालिटिक, जिसके सारे पार्ट जान ले, ये है, ये है, ये है, फिर उसके बाद उसको कंबाइन करके कुछ नया बनाए। सो ये कहलाता है अपने पास भैया विश्लेषण टू संश्लेषण। ओके, दिस इज कॉल्ड विश्लेषण से संश्लेषण। चलिए ओके, देन नई बात करते हैं भाई, ये हो गई विश्लेषण से संश्लेषण की बात। देन तो इसमें डिटेल कर लेते हैं। शिक्षक स्वयं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु के तथ्यों को विश्लेषण करके व्यापक जानकारी एकत्र करके तत्पश्चात विश्लेषित वस्तुओं को संयोजित करके संश्लेषित करना चाहिए, जिससे कि अध्यापन के दौरान उसे सुविधा हो। मतलब टीचर का काम है कि यदि कोई विषय वस्तु पढ़ा रहा है तो उसको पहले ब्रेक कर दे, जितनी जानकारी उसको तोड़ तोड़ के दे सकता है दे दे, उसके बाद उसको कंबाइन करे जिससे कि बच्चों पे दबाव ना पड़े। जब उसके हर एंड पार्ट को जानते होंगे ना तो वो बड़े आराम से वो कर सकेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए पहले मैंने कहा 234 मल्टीप्लाई बाई 432, लियो इतना बड़ा मल्टीप्लीकेशन है। तो पहले आप बच्चे को विश्लेषण करके बताओ कि 2 का 2 से पहले किया होगा, तो 2 को 2 पहले 1 डिजिट का मल्टीप्लीकेशन सिखाओ, फिर 2 डिजिट का, फिर 3 डिजिट का। तो इसको अपन बोलते हैं विश्लेषण से संश्लेषण, ठीक है ना। देन फोर्थ पॉइंट है आगमनात्मक से निगमनात्मक, मतलब इंडक्टिव टू डिडक्टिव। टू डिडक्टिव,
आगमनात्मक से निगमनात्मक का मतलब होता है इंडक्टिव टू डिडक्टिव। तो इस विधि के अंतर्गत जो है, इस विधि के अंतर्गत शिक्षकों को विषय वस्तु से संबंधित नियम से पहले उदाहरण से देना चाहिए ताकि बच्चे आसानी से समझ सके। यस, तो इस विधि के अंतर्गत शिक्षकों को विषय वस्तु से संबंधित नियम से पहले उदाहरण देना चाहिए। तो देखिए ये तो गलत लिख दिया, मतलब इसमें मैंने गलत बोल दिया है। डिडक्टिव टू इंडक्टिव करिए इसको, इंडक्टिव टू डिडक्टिव मत करिए। पहले आपको उदाहरण से नियम, उदाहरण से नियम की तरफ जाइए। सो दिस इज कॉल्ड डिडक्टिव रीजनिंग या डिडक्टिव टू इंडक्टिव अप्रोच। ओके, डिडक्टिव टू इंडक्टिव अप्रोच मतलब नियम से उदाहरण की तरफ मत जाओ, नियम से उदाहरण की तरफ आप मत जाइए, आप उदाहरण से नियम की तरफ जाइए। तो इस विधि के अंतर्गत शिक्षकों को विषय वस्तु से संबंधित नियम से पहले उदाहरण देना चाहिए जिससे कि बच्चे आसानी से समझ सकें। ओके, यस, जिससे कि बच्चे आसानी से समझ सकें। तो ये रूल इसका हुआ करता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं फिफ्थ रूल की। देखिए हाँ, तो मैं जो रूल कह रहा था वही रूल एक बार फिर से यहाँ पे आ गया है, वो सही रूप में आया है, जिसको कहते हैं निगमनात्मक से लेके आगमनात्मक। यस, बिल्कुल, मतलब डिडक्टिव टू इंडक्टिव। ये बच्चों के लिए यही सही रहता है, डिडक्टिव टू इंडक्टिव। इंडक्टिव टू डिडक्टिव हायर क्लासेस के लिए यानी कि बीएससी, एमएससी, एमएड, बीएड के लिए सही है, बट बच्चों के लिए डिडक्टिव टू इंडक्टिव इज द बेस्ट अप्रोच। तो इसके अनुसार शिक्षक को पहले विषय वस्तु से संबंधित नियमों को पहले बताना चाहिए, उसके बाद जो है उदाहरण की तरफ जाना चाहिए, जिससे कि विद्यार्थी नियम एवं उदाहरणों के मध्य में समन्वय बना सकें। अगर आप पहले नियम बना देते हैं तो बच्चे उसमें इंटरेस्टलेस हो जाते हैं और उन नियम को नहीं समझते हैं ना। पहले आप उदाहरण से उसे एक्सप्लेन कर दें तो आप बेहतरीन तरीके से समझा पाएंगे और बच्चों को समझ भी आता है। देन सिक्स्थ रीजनिंग, सिक्स्थ टाइप की जो अप्रोच है दैट इज उसमें है यथार्थपूर्ण से भावनात्मक। लिख लीजिए, यथार्थपूर्ण से भावनात्मक। यथार्थपूर्ण क्या है? मतलब जो एक्चुअल है। भावनात्मक मतलब क्या होता है? जो मतलब कि भावों से जुड़ा हुआ है। ओके, इमोशनल टाइप का। यथार्थपूर्ण से लेके भावनात्मक। यस, तो यथार्थपूर्ण से भावनात्मक का मतलब मीनिंग क्या हुआ? इस अवधारणा, यह अवधारणा इस बात पर बल देती है कि शिक्षण के समय शिक्षक को भौतिक सामग्रियों के आधार पर बालकों को पढ़ाना चाहिए, जैसे पेड़ पौधे, जानवर तथा पानी इत्यादि। इसके पूर्व वैसे सामग्रियों के विषय में शिक्षण देना चाहिए जैसे हम प्रत्यक्ष रूप से नहीं समझ पाते हैं परंतु महसूस करते हैं। हवा, प्रकाश, तरंग, तापमान इत्यादि। तो भाई पहली चीज तो यथार्थपूर्ण, इसको कह सकते हो अमूर्त, मूर्त से अमूर्त भी बोल सकते हो आप, मूर्त से अमूर्त। अब जैसे प्रकृति का कोई चैप्टर आपने उठाया, नेचर का कोई चैप्टर, तो नेचर के चैप्टर को आप ये नहीं उठा लो कि सीधे सीधे आपने बोला कि हवा। अब हवा में क्या प्रॉब्लम भाई? हवा दिखती नहीं है, केवल महसूस कर सकते हो, तो वो भावनात्मक पक्ष से जुड़ी हुई बात है। तो उस पे बात पे आओ। पहली वो चीज़ें देखो जो दिखती हैं प्रकृति में। एग्जाम्पल क्या दिखता भाई? पानी दिखता है ना, पौधे दिखते हैं। तो आप जो है पहले इन पर डिस्कस कर लो, बाद में इस पर डिस्कस करो। इस मीनिंग का, इस लाइन का मतलब ये है। तो ये हो गई भाई यथार्थपूर्ण से भावनात्मक वाली बात, ठीक है ना। ओके, देन अब अगला टॉपिक हम पढ़ रहे हैं बच्चों की शिक्षण की रणनीतियाँ, मतलब टैक्टिक्स, स्ट्रैटेजी। बच्चों के शिक्षण की रणनीतियाँ। अब हम जानेंगे कि बच्चों के शिक्षण की रणनीतियाँ क्या होती हैं, ठीक ना। तो हेडिंग बना लो, बच्चों के शिक्षण की रणनीतियाँ, स्ट्रैटेजी। भाई क्या क्या स्ट्रैटेजी लोगे, क्या क्या स्ट्रेटजी लेके चलेंगे, इस पर बात की जाए। बच्चों के शिक्षण की रणनीतियाँ क्या है? तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के सिद्धांतों का अध्ययन करने पर यह पता चलता है कि छात्रों को किसी विषय वस्तु के विषय में कैसे सिखाया जाए। जी हाँ, मतलब जब इस शिक्षण अधिगम टेक्निक के सिद्धांतों को अध्ययन किया गया तो पता चला कि छात्रों को किस रणनीति के अनुसार सिखाया जाए। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में छात्रों का उपस्थित होना सर्वाधिक उपयुक्त
माना जाता है। बिल्कुल सही बात है भाई। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है तो छात्रों को तो उपस्थित होना ही पड़ेगा। अतः इन्हीं बिंदुओं का ध्यान में रखते हुए शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को समझा जा सकता है, जो छात्रों एवं शिक्षकों दोनों के लिए ही उपयोगी होती है। बिल्कुल सही। शिक्षण के क्षेत्र में 6E5S एवं 1S मॉडल को अपनाया जाता है। भाई नोट कर लो, इससे क्वेश्चन बनता है। शिक्षण के क्षेत्र में 6E5S, 6E5S, तो एक तो मॉडल हुआ 6E5S एवं 1S सिंगल एस मॉडल को अपनाया जाता है। तो ये मॉडल्स हैं जो शिक्षण के क्षेत्र में अपनाए जाते हैं, जो बताता है कि एक शिक्षक को अपने छात्रों को कक्षा में किस प्रकार से शिक्षण प्रक्रिया को उपयोगी बना सकते हैं, साथ ही छात्रा को सीखने की प्रवृत्ति के विषय में उपयोग होता है। यस, ये मॉडल जो है ये छात्रों को भी सीखने की प्रवृत्ति के विषय में उपयोग होता है। छात्रा बोल गया, माफ़ कीजिएगा, छात्रों को सिखाने की प्रवृत्ति के विषय में उपयोग होता है। ठीक है ना। चलिए अब बता देता हूँ मैं 6E5S का मतलब क्या होता है भाई। 6 है ना, 6E5 मतलब 6E होते हैं और 5S होते हैं इसमें। तो इसमें इसका मतलब क्या है? 6ES, सॉरी 6ES, 6E5S नहीं है। ठीक है। चलिए देखते हैं इस मॉडल का डिटेल्ड मीनिंग। तो इसमें भाई 6E5 नहीं है, वो 6E's है। E's मतलब 6 E's इस्तेमाल करोगे तो 6E है और एंड 1S, ये मॉडल है। तो 6E's में सबसे पहले का मतलब है, सबसे पहला E जो आता है E फॉर एंगेज, ENGAGE एंगेज। एंगेज का मतलब होता है संलग्न होना। जी हाँ, तो पहला जो E है 6E में वो है संलग्न होना। तो 6E मॉडल में जो पहला E है वो है संलग्न होना। जो दूसरा E है, दूसरे E का मतलब होता है अन्वेषण यानी कि एक्सप्लोर। एक्सप्लोर मीन्स अन्वेषण। तो सेकेंड में है एक्सप्लोर। जो तीसरा E है, थर्ड E, जो थर्ड E है, तीसरा E एक्सप्लोर। थर्ड E का मतलब है एक्सप्लेन, EXPLAIN। एक्सप्लेन का मतलब होता है व्याख्या। जो फोर्थ E है उसका मतलब है विस्तृत, एलैबोरेट, ELABORATE। एलैबोरेट मतलब कि विस्तृत, उसको थोड़ा सा डिटेल करना, है ना। पांचवा E आ गया भाई। पांचवा E जो है उसका मतलब है मूल्यांकन यानी इवैल्यूएट, E फॉर इवैल्यूएट। इवैल्यूएट मीन्स मूल्यांकन। एंड जो लास्ट E है, सिक्स्थ E, मूल्यांकन हो गया। एंड सिक्स्थ E जो है E फॉर एक्सटेंड, EXTEND, एक्सटेंड। एक्सटेंड मतलब विस्तार, विस्तार। ओके। एंड 6 E हो गए हैं। ओके, 6 E हो गए हैं और एक S, इसके बाद एक S होता है। S का मतलब होता है स्टैंडर्ड, STANDARD। स्टैंडर्ड मतलब मानक। तो भैया ये है 6E1S मॉडल, 6E1S मॉडल। मतलब 6 E आते हैं और एक S आता है। पहले E का मतलब इंगेज है यानी कि संलग्न, दूसरा है एक्सप्लोर यानी अन्वेषण, तीसरा एक्सप्लेन यानी व्याख्या, चौथा एलेबोरेट विस्तृत, देन इवैल्यूएट, एक्सटेंड। इंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, एलोबरेट, इवैल्यूएट, एक्सटेंड एंड लास्ट में है स्टैंडर्ड। तो ये मॉडल हुआ करते हैं। ओके, इत्यादि ये मॉडल है अपने पास। मानक मतलब स्टैंडर्ड मतलब मानक, है ना। ये मॉडल विस्तृत एवं मानक रूप में माने गए हैं, ठीक ना। और इन्हीं इसी मॉडल को चलाया जाता है, बेस्ट है ये। और आइए अब इनका हम थोड़ा सा डिटेल आपको दे देते हैं कि इसकी मीनिंग जो है
ये क्या होती है, इसकी थोड़ी थोड़ी डिटेल आपको हम बता देते हैं। चलिए इसको डिटेल करते हैं। तो सबसे पहली बात जो आई हमारे सामने वो क्या आई, संलग्न, यानी कि इंग्लिश में बात करूंगा मैं, इंगेज, संलग्न होना। ओके, तो ये बात क्या बताती है, संलग्न मतलब इस प्रोसेस में, इस प्रक्रम में छात्रों को सीखने के प्रक्रम में उत्सुक बने रहना अनिवार्य होता है। मतलब पहली चीज, बच्चे का एंगेज होना बहुत जरूरी है, उसमें उत्सुक भी होना जरूरी है। शिक्षक को चाहिए कि वह छात्रों को किसी पाठ आदि के प्रति उत्सुकता उत्पन्न करते रहें। सारांश में यह कहा जा सकता है कि उत्सुकता उद्दीपन की एक प्रक्रिया है। उत्सुकता उद्दीपन की एक प्रक्रिया है जो छात्रों के ज्ञान को बढ़ाता है, उन्हें विषय वस्तु के साथ जोड़े रखता है या संलग्न रखता है। तो पहली चीज इसमें जो रिक्वायरमेंट है वो है संलग्नता की या एंगेज की। नेक्स्ट है अन्वेषण की क्षमता, जो दूसरा मैंने बताया था, अन्वेषण की क्षमता, एक्सप्लोर, सेकेंड पॉइंट। ये क्या, ये बच्चों के अंदर के गुण है, दैट इज कॉल्ड एक्सप्लोर। अन्वेषण की क्षमता। अन्वेषण का अर्थ होता है छात्रों द्वारा किसी विषय वस्तु की गहराई का अवलोकन करना होता है। यह छात्रों में जागरूकता की भावना को उत्पन्न करता है। इस प्रक्रम में शिक्षक भी छात्रों को किसी भी विषय वस्तु की गंभीरता बताते हैं, जो अंततः छात्रों द्वारा उस उपयुक्त विषय के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर ली जाती है। तो भाई अन्वेषण का मतलब क्या होता है, अन्वेषण का मतलब होता है एक्सप्लोर। तो एक्सप्लोर करने की भावना का बच्चों के अंदर विकास करना है, खोजबीन, ठीक है ना, या उसको गहराई से जानना, दैट इज कॉल्ड एक्सप्लोर। खोजबीन नहीं कहना चाहिए, उसको गहराई से जानना। तो अन्वेषण का अर्थ होता है छात्रों द्वारा किसी विषय वस्तु की गहराई से अवलोकन करना। यह विषय छात्रों में जागरूकता की भावना को उत्पन्न करती है। वो जितना बच्चा एक्सप्लोर करेगा उसके एटीट्यूड में उतनी जागरूकता आएगी, वो चीज़ों को गहराई से सोचेगा, ठीक ना। इस प्रक्रम में अगर इस प्रोसेस को करना हो तो शिक्षक जो होते हैं छात्रों को वो विषय वस्तु की गंभीरता बतलाते हैं कि देखो तुम इसको बहुत गहराई से सोचो, है ना। जो मतलब फाइनली जिसकी वजह से छात्र जो होते हैं चीज़ों को गहराई से सोचते हैं और उसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है ना। थर्ड एस आता है भाई, थर्ड एस क्या है, थर्ड एस है एक्सप्लेन, व्याख्या, एक्सप्लेन। तो एक्सप्लेन की बात करते हैं, व्याख्या की बात करते हैं। व्याख्या का भी बड़ा महत्व है भाई, एक्सप्लेन की। चलिए थर्ड पॉइंट, एक्सप्लेन, EXPLAIN, एक्सप्लेन यानी कि व्याख्या, बिल्कुल सही। व्याख्या शिक्षण प्रक्रम की यह वैसी अवस्था है जिसके अंतर्गत यह पता लगता है कि छात्रों ने उक्त विषय के बारे में कितनी अधिक जानकारियां प्राप्त की हैं। इस प्रक्रिया में किसी विषय वस्तु की तथ्यात्मक तथा विश्लेषणात्मक आयामों की छात्रों से जानकारी ली जाती है। जी हाँ, देखिए व्याख्या, जो बच्चा जितनी सब्जेक्ट की व्याख्या कर पाएगा मतलब उसे उतनी जानकारी है, तो व्याख्या से पता चलता है कि बच्चे ने कितना ज़्यादा सब्जेक्ट को समझा है। देन फोर्थ है एलैबोरेशन या विस्तृतीकरण। ओके, एलैबोरेट, एलैबोरेट यार, एलैबोरेट का मीनिंग देखो। एलैबोरेट का मतलब होता है कि अपने को जैसे पॉइंट दिया है ये है, तो आप इसको अपने नॉलेज का इस्तेमाल करके आप इसको और ज़्यादा एलैबोरेट करो और बढ़ाओ, कि इसका आप एप्लीकेशन दायरा कहाँ तक बढ़ा सकते हो। दिस इज कॉल्ड एलैबोरेशन। जानकारी इतनी की है मगर उसको अपने स्किल से यूज़ करते हुए उसको और ज़्यादा एक्सटेंड करो, ये है एलैबोरेशन। तो कहते हैं ना विस्तृत ज्ञान, तो विस्तृत ज्ञान के अनुप्रयोग का अर्थ अपनी बौद्धिक क्षमता का विकास करना होता है। इसके अंतर्गत प्राप्त की गई जानकारी को वास्तविक जीवन में अनुप्रयोग करना होता है, अर्थात छात्र अपने ज्ञान की तथ्यात्मक, विश्लेषणात्मक एवं अन्य बिंदुओं का प्रयोग करता है, ठीक है ना। यस, नेक्स्ट पॉइंट आता है इवैल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन। फिफ्थ पॉइंट इज इवैल्यूएशन यानी मूल्यांकन।
इवैल्यूएशन मीन्स मूल्यांकन। तो भाई मूल्यांकन क्या होता है? मूल्यांकन के प्रक्रम में शिक्षक एवं छात्र दोनों को शामिल किया जाता है। यह एक सतत प्रक्रिया होती है जिसमें समय समय पर छात्रों का मूल्यांकन होता है। यह मूल्यांकन मुख्यतः दो प्रकार का होता है। पहला रचनात्मक मूल्यांकन, दूसरा योगात्मक मूल्यांकन। भाई रचनात्मक मूल्यांकन का मतलब मैंने बताया था भाई कि रचनात्मक मूल्यांकन का मतलब होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट का मतलब क्या होता है? जो शिक्षण के दौरान ही लिए जाएं, जो शिक्षण प्रक्रिया अधिगम के दौरान ही लिए जाएं, शिक्षण अधिगम के दौरान ही लिए जाएं, उसको बोलते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट। जो ये बताता है कि बच्चा सीख रहा है कि नहीं सीख रहा, बच्चा कैसे सीख रहा है, ठीक ना। और समेटिव असेसमेंट का मतलब होता है कि बच्चे ने कितना सीखा, कितना सीखा। तो एक है कैसा सीखा और एक है कितना सीखा। तो ये सीखने की टेंडेंसी या सीखने के टाइप के बारे में बताता है रचनात्मक मूल्यांकन, कि बच्चा कैसे सीख रहा है, और ये कितना सीखा ये बताता है। ओके, यस। तो भाई दूसरा जो मूल्यांकन है जिसको सबमिटिव असेसमेंट बोलते हैं, इसे हिंदी में बोलते हैं योगात्मक मूल्यांकन। ओके, ये सत्र के एंड में होता है। योगात्मक मूल्यांकन ये सत्र के एंड में हुआ करता है, इस कॉल योगात्मक मूल्यांकन। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं भाई। तो ये हो गया। नेक्स्ट है इसके बाद विस्तार, इवैल्यूएट के बाद जो छठवां पॉइंट आया था, दैट इज कॉल्ड एक्सटेंड। एक्सटेंड यानी कि विस्तार। ओके, EXTEND, एक्सटेंड यानी विस्तार। तो विस्तार का मीनिंग क्या होता है? शिक्षण अधिगम प्रक्रम में विस्तार का अर्थ अपने दिए गए पाठ्यक्रम के अलावा ज्ञान प्राप्ति करना होता है। इस प्रक्रम में शिक्षक छात्रों को नए नए तथ्यों से अवगत कराते रहते हैं। तो ये पाठ्यक्रम से थोड़ा सा अलग जो नॉलेज होती है उसके बारे में बात करते हैं। एंड देन उसके बाद आता है भाई, तो 6E हो गए हैं और 1S है। तो 1S का मतलब है स्टैंडर्ड यानी कि मानक। ओके, STANDARD, स्टैंडर्ड यानी कि मानक। इसका मतलब क्या है भाई? इसका मतलब ये है मानक, मानक शैक्षणिक संस्थानों द्वारा निर्धारित मापदंडों, मापदंड का मतलब होता है नॉर्म्स, को इस प्रक्रम के अंतर्गत रखा जाता है। शैक्षणिक क्षेत्र के प्रमुख प्राधिकरण हैं राष्ट्रीय। अब देखिए कुछ प्राधिकरण हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला प्राधिकरण है NCERT। मतलब कि ये चीज़ें जो है, ये रणनीतियाँ तो होनी चाहिए जो अपन ने ऊपर पढ़ ली बच्चों को पढ़ाते समय, कि संलग्नता होनी चाहिए, बच्चों में अन्वेषण की क्षमता का विकास करना है, बच्चों को व्याख्या करवानी है, विस्तृत नॉलेज लेना है, मूल्यांकन भी करना है। ये सारी चीज़ें तो हैं ही है, ये तो टैक्टिक्स हैं, ये पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी तो ही है। साथ ही स्टैंडर्ड फॉलो करने हैं, स्टैंडर्ड जो चलने, नॉर्म्स फॉलो करने, नॉर्म्स तो वही स्टैंडर्ड है हमारे। जो हमारे मानक हैं उनको लेके चलना है। तो वही जो मानक संस्थाएं वो कौन कौन सी हैं जान लो। तो सबसे पहले ये NCERT, इसको बोलते हैं राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। ओके, राष्ट्रीय, नाम सुन लो, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। ये है। तो ये हो गया NCERT का पूरा नाम, ठीक है ना। NCERT हो गई। और कौन कौन सी संस्थाएं हैं वो मैं आपको बताता जाता हूँ। देखिए NCERT हो गई है, एक है NCTE जो शिक्षक की डिग्री इसको मान्यता देती है। ओके, तो इसको NCTE क्या होती है? राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद। नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद, ये NCT होती है। NCTE नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। देन इसके बाद होती है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति NPE, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। देन इसके बाद एक और संस्था है जिसका नाम है, मतलब जो शैक्षणिक क्षेत्र के जो प्राधिकरण हैं, जो संस्थाएं हैं, वो है CCE। सी लिखो दे भाई, CCE मैनुअल, CCE मैनुअल। हाँ, CCE
मैनुअल। सीसी मैनुअल का मतलब क्या होता है? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, ठीक ना। सीसी मैनुअल भी चलता है और सीसी भी अकेला चलता है, जिसको बोलते हैं अपन सतत एवं कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन, जिसको सीसीई बोलते हैं। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। ओके, और कौन सी संस्थाएं हैं? राज्य बोर्ड यानी स्टेट बोर्ड, यानी कि राज्य बोर्ड है ना। ये जो मानक डिसाइड करते हैं ना, ये इन मानकों पर अपन को चलना होता है, राज्य बोर्ड है ना। ये मापदंड शिक्षक और छात्र दोनों के द्वारा अनुसरण किए जाते हैं। ये जो अपने नॉर्म्स स्थापित करते हैं, मापदंड, ये टीचर्स के लिए भी अप्लाई होते हैं, संस्था के लिए जो काम करती है स्कूल उसके लिए भी अप्लाई होते हैं, और बच्चों के लिए भी अप्लाई होते हैं, सबके लिए अप्लाई होते हैं। और जिसकी वजह से शैक्षणिक स्तर को, मतलब लेवल ऑफ एजुकेशन को गति मिलती है कि आप 6 से 7 जाओगे, 7 से 8 जाओगे, ये सब इसके निर्धारित किए हुए हैं। तो इसकी वजह से शैक्षणिक स्तर को क्या मिलती है? गति मिलती है। चलिए, तो इसकी वजह से शैक्षणिक स्तर को गति मिलती है। तो दोस्तों, ये हमारा यहाँ से लेक्चर नंबर 4 जो था, हमने प्रमुख आयाम पढ़ लिए पहले शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के, देन उसके बाद बच्चों के शिक्षण की रणनीतियाँ पढ़ ली, उसके जितने पॉइंट्स थे कि संलग्नता, अन्वेषण की क्षमता, व्याख्या, विस्तृत यानी कि है ना, एक्सपैंड एंड मूल्यांकन, विस्तार, सब कुछ, और मानक यानी स्टैंडर्ड्स पढ़ लिए। और 6E एंड 1S मॉडल हमने देख लिया। फिर से बोल देता हूँ क्या मॉडल है? 6E एंड 1S है ना। तो ये मॉडल देख लिया है। अभी की क्लास के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।